हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत। महिला तथा बाल विकास की श्रेणी के अंदर हम आज एक नया एक्ट लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। आम भाषा के अंदर या कोर्ट की भाषा के अंदर ये पीसीपीएनडीटी एक्ट के नाम से मशहूर है। पीसीपीएनडीटी इंग्लिश में इसका नाम है और पूरा नाम बनता है भाई प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिशन एक्ट 1994। ये इसका इंग्लिश के अंदर नाम बनता है और शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या नाम बनता है भाई, पीसीपीएनडीटी। आप जब भी इस तरह के मामले न्यूज़पेपर के अंदर सुनते हो या किसी वकील के मुंह से यदि आप सुनोगे तो पीसीपीएनडीटी नाम ही सुनेगा। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था, पीटा एक्ट के बारे में बताया था, आज हम पीसीपीएनडीटी एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जिन एक्ट के शॉर्ट फॉर्म हमारे पास दिए गए हैं उनको भी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। जैसे पीसीपीएनडीटी हो गया, पीटा एक्ट हो गया, हम एक पोक्सो एक्ट भी करेंगे। तो इन सब के शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम भी आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर याद रखना होगा, सन कौन सा था उसको भी याद रखना होगा। अब चर्चा करते हैं कि ऐसे एक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो भारतीय समाज की यदि मैं बात करूं तो भारतीय समाज के अंदर एक कुप्रथा फैली हुई है, विभ्रांति फैली हुई है कि यदि आपके परिवार के अंदर बेटे का जन्म नहीं हुआ तो ऐसा माना जाता है कि आपका वंश आगे नहीं चलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपका अंतिम संस्कार कौन करेगा। इस तरह की धारणाएं हिंदू धर्म के अंदर या भारतीय समाज के अंदर फैली हुई है। और उसी की चाह के अंदर क्या होता है भी, बार बार गर्भ धारण किया जाता है, उसका सेक्स जो है डिटर्मिनेट किया जाता है, लड़का है या लड़की। यदि पता चल जाता है कि पैदा होने वाला बच्चा या माँ के गर्भ के अंदर पल रहा बच्चा लड़की है तो उसका क्या करवा दिया जाता है भी, हत्या करवा दी जाती है, जिसे आम भाषा के अंदर सफाई बोला जाता है। लेकिन हम कानूनी उसकी लीगल भाषा के अंदर हम बात करें या साइंस की भाषा के अंदर बात करें तो उसको अबॉर्शन बोला जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोक, इस जो प्रोसेस है उसको कन्या भ्रूण हत्या भी हम कहते हैं। तो कन्या भ्रूण हत्याएं जब ज्यादा होने लगी और भारत का लिंगानुपात जब गड़बड़ाने लगा तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा तक दिया गया था। उसी नारे को साकार करने के लिए हमें ऐसा एक्ट लाना पड़ा, पीसीपीएनडीटी एक्ट। इस एक्ट में क्या है भाई, प्रसव, देखो नाम क्या है भाई, प्रसव पूर्व निदान तकनीक। प्रसव से पहले ही आप निदान पा रहे हो, बच्चे को बाहर निकाल रहे हो, आपका प्रसव अभी तक हुआ नहीं है, आपकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई ना, उससे पहले ही आप क्या चाहते हो भी, निदान चाहते हो। ऐसी तकनीक के ऊपर क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। साथ ही साथ रोक लगाई गई है लिंग चयन प्रतिषेध के ऊपर। आप गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे का जो सेक्स है, जो जेंडर है, उसको नहीं जान पाओगे इस एक्ट के बाद। इसीलिए जब भी आप क्लिनिक में जाते हो या अल्ट्रासाउंड वाले के पास यदि आप जाते हो तो वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है और उस बोर्ड के ऊपर लगा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड हेयर। लिंग का अवधारण या लिंग की जांच करना यहाँ पर क्या भी प्रतिबंधित है। इस तरह की बात लिखी होती है। क्यों लिखी होती है, इसी एक्ट की वजह से लिखी होती है। हम देखेंगे कि इस एक्ट की धारा नंबर 6 ये कहती है कि आप किसी भी व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का जो पेट के अंदर है उसका आप जेंडर नहीं बताओगे किसी भी सूरत के अंदर। तो इस एक्ट को लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आप जान गए होंगे। मैंने आपको कहा ना, सफाई कर, इस जो कन्या भ्रूण हत्या की जाती है या अबॉर्शन किया जाता है उसको सफाई नाम दिया जाता है। तो मुझे एक स्लोगन याद आ गया, जब छोटी क्लास में थे तब हमने एक नारा लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया था। तब एक स्लोगन मैंने पढ़ा था, डॉक्टर की देखो चतुराई कर दे हत्या कहे सफाई। कि डॉक्टर की चतुराई देखो कि उसने हत्या कर दी है, भ्रूण के अंदर पल रही बेटी को मार दिया है और कहता क्या है कि हमने सफाई कर दी है। तो देखो इस तरह की टेक्निक शायद भले के लिए आई थी, जो भी साइंस आविष्कार करते हैं भले के लिए आविष्कार करती हैं, लेकिन जब इनका मिसयूज होने लगता है तो सरकार को कानून बनाकर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ता है। ऐसा ही प्रतिबंध, ऐसा ही रोक इस टेक्निक के ऊपर लगाई गई है इस कानून के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जैसा मैंने अभी बताया, पेट के अंदर या गर्भ के अंदर जो बच्ची पल रही होती है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर रोक लगाना, जिसे हम कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। तो पहला इसका हमारे पास उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। दूसरा उद्देश्य की यदि हम बात करें तो दूसरा उद्देश्य है कि हम प्रसव पूर्व निदान तकनीक जो है या पीसीपीएनडीटी, प्रसव पूर्व निदान तकनीक को मैं पीसीपीएनडीटी बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो पीसीपीएनडीटी के माध्यम से भ्रूण का लिंग जांच करके उसका दुरुपयोग किया जाता है।
ठीक है ना, जैसे उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है या किसी और यूज के अंदर ले लिया जाता है। भाई राक्षसों की कमी नहीं है समाज के अंदर, सीधा वर्ड में यूज कर रहा हूँ। ऐसे राक्षस समाज के अंदर घूमते हैं जो मैंने इंटरनेट के ऊपर एक बार पिक्चर देखी थी कि एक व्यक्ति कच्चे भ्रूण को खा रहा था, भ्रूण पका हुआ था उसकी थाली के अंदर पड़ा था और उसको खा रहा था। शायद वो ऐसी ही टेक्निक के द्वारा पता चल गया होगा लड़की है तो उसको बाहर निकाल दिया होगा और उसको खाने लग गया होगा, ठीक है ना। इस तरह की प्रकृति के लोग, जैसे राक्षस लोग भी नहीं करते होंगे शायद अपने भ्रूण को, तो वो भी नहीं खाते होंगे। ऐसी प्रकृति के जब लोग, ऐसी प्रकृति के इंसान जब हमारे समाज के अंदर रहने लग गए तब हमें जरूरत पड़ती है इस तरह के एक्ट की। तो इसका दूसरा उपयोग है पीसीपीएनडीटी टेक्निक के माध्यम से भ्रूण का दुरुपयोग को रोकना। दूसरा क्या है भाई, इसका दूसरा उद्देश्य हमारे पास क्या है, प्रसव पूर्व निदान तकनीक के माध्यम से भ्रूण के दुरुपयोग को रोकना। यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है भ्रूण। देखो पीसीपीएनडीटी जो एक्ट है ये साइंटिफिक एक्ट है, इसके अंदर साइंस की बहुत सी परिभाषाएं दी गई है कि भ्रूण कब होगा, एम्ब्रियो कब होगा, बालक कब होगा, ठीक है ना, गर्भ उत्पाद कब होंगे, 5-6 परिभाषाएं दी गई है और टाइम बताया गया है। यदि माँ के पेट के अंदर पड़ रहा बच्चा इतने दिन से लेकर कितने दिन का है तो भ्रूण कहलाएगा, इतने दिन से इतने दिन का है तो ये कहलाएगा। अलग अलग नाम दिए गए हैं, वो जानने की हमें जरूरत नहीं है। शायद जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं या जो एमबीबीएस कर रहे विद्यार्थी हैं वो उनको अच्छे से समझ सकते हैं, नए हम समझ सकते हैं, उनको नहीं हमें समझने की जरूरत है। तो आप ये चिंता मत करना कि भ्रूण, केवल हम ये जान लेते हैं कि हमारे लिए तो भ्रूण वो है जो माँ के पेट में पल रहा है, हमारे लिए भ्रूण वो है, ठीक है। और तीसरा हम हमेशा करते हैं, लास्ट उद्देश्य क्या पढ़ते हैं भाई, जो ऊपर लिखे हुए हैं उनके बारे में क्या बनाना भाई, नियम बनाना। उपरोक्त के बारे में नियम बनाना। तो ये हमारे उद्देश्य हैं। आप बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप पेन लेके बैठिएगा, आप कॉपी लेके बैठिएगा। यदि वास्तव में आप सीरियस हैं, वास्तव में आप अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं और इसी बार की वैकेंसी के अंदर आप अपने कंधे के ऊपर स्टार लगवाना चाहते हैं, तन के ऊपर वर्दी पहनना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस के गौरवान्वित होकर कहना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारना चाहते हैं जो कहते हैं वे लड़का या लड़की वेली फिरते हैं, वे कुछ काम नहीं करते, नहीं ढल्ले बैठे रहते हैं, तो आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सीरियस होकर पढ़ाई करने के लिए आपको जरूरी है कि आप क्या करो, पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो और जो कुछ मैं इस पैनल के ऊपर लिख रहा हूं या जो कुछ मैं बोल रहा हूं पैनल के ऊपर नहीं भी लिख रहा, उसको भी आप नोट डाउन करते रहो ताकि एग्जाम के टाइम में आप उनका अच्छे से रिवीजन कर सको और आपको इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा मिल सके जिस उद्देश्य के लिए क्लासेस बनाई जा रही हैं। तो साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहता हूं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तथा अपने दोस्त, जो आपके दोस्त इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उनके साथ भी इस तरह की वीडियो को शेयर करना। अब हम टाइम खराब नहीं करते हुए वापस आते हैं हमारे पीसीपीएनडीटी एक्ट के ऊपर। ये भी बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, अभी छोटा सा एक्ट है और इस एक्ट के अंदर कुल धाराओं की यदि मैं बात करता हूं तो कुल धाराएं हमारे पास कितनी हैं भाई, कुल धाराएं हैं 34, 34 धाराएं हैं। 34 की 34 धाराएं हमारे काम की नहीं है, 34 की 34 धाराएं हमारे काम की नहीं हैं। और कुछ धाराएं जो हमारे काम की हैं वो उतना गहराई से हमें जानने की जरूरत नहीं है जितना गहराई से इस एक्ट के अंदर दी हुई है। तो हमें 34 में से हम 10 या 12 धाराएं ही देखेंगे केवल जो हमारे काम की हैं और उन 10 या 12 धाराओं को भी केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे, ज्यादा गहराई से हमें जानने की जरूरत नहीं है। और इन 10 या 12 धाराओं के अंदर जो हम देखेंगे उसके अंदर धारा नंबर 1 तो आप बहुत अच्छे से जानती हो, धारा नंबर 1 तो आप इतने अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने से पहले ही आपने बोल पड़े होंगे आप। क्या नाम क्या होता है भाई, संक्षिप्त नाम, दूसरा क्या लिखा होता है, विस्तार, और तीसरा लिखा होता है लागू होने की डेट। संक्षिप्त नाम बार बार मैं कहता हूं, संक्षिप्त नाम वही होता है जो एक्ट का नाम है। तो हमारे इस एक्ट का नाम क्या है भाई, गर्भाधान पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, ये हमारा संक्षिप्त नाम है। विस्तार, बार बार मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जब से धारा 370 के कुछ भाग को निष्क्रिय किया गया है, लगभग हर वह एक्ट जो केंद्र सरकार ने बनाया है पूरे भारत के अंदर लागू हो रहा है। तो इसके आज हम विस्तार की बात करें तो आज इसका विस्तार कहां पर है भाई, संपूर्ण भारतवर्ष में। आज इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर है आज इसका विस्तार। और यदि लागू होने की तारीख की हम बात करें, लागू होने की तारीख इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी लागू हुआ था 1
जनवरी 1996। ध्यान से देखना, एक्ट कब का है भाई? 1994 का एक्ट है और लागू कब हुआ था? 1996 के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन गलत होने की आपकी ज्यादा चांसेस रहते हैं। आपको 1 जनवरी तो याद रह जाएगा, ठीक है ना, आप ये भूल जाओगे 94 था, 95 था या 96 था। 2 साल का गैप है इनके बीच में, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा गलत हो सकते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, एक्ट तो कब का है भाई? 1994 का है, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1996 के अंदर लागू हुआ था। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 हर एक्ट के अंदर क्या बताती है भाई? परिभाषाएं बताती है। तो इस एक्ट के अंदर भी धारा नंबर 2 क्या बता रही है? परिभाषाएं ही बता रही है। इस एक्ट के अंदर 15 से 20 परिभाषाएं दी गई हैं और सारी परिभाषाएं साइंटिफिक परिभाषाएं हैं, हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम इस एक्ट के अंदर एक भी परिभाषा नहीं करेंगे, हमारे काम की एक भी परिभाषा नहीं है, तो इसको मैं लिख के काट भी रहा हूं। अब हम आ जाते हैं सीधा धारा नंबर 3 पर। चलो इसको रफ करता हूं और नए सिरे से हम शुरू करते हैं धारा नंबर 3। अब से एक हिसाब से मैं कहूं तो हमारा एक्ट शुरू हो रहा है, क्योंकि अब तक जो मैंने पढ़ाया वो तो आपको पहले से ही पता है। केवल नई बात मैंने ये बताई लागू कब हुआ, इसके अलावा कुछ और बताया ही नहीं मैंने, आप सब कुछ जानते थे। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 3 क्या कहती है। धारा 3 कहती है कोई भी अनुवांशिक सलाह के अंदर 3 नाम लिखे हुए हैं भाई, ध्यान देना, ये नाम हम बार बार पढ़ने वाले हैं। कोई भी अनुवांशिक सलाह के अंदर, ऐसा केंद्र, ऐसा क्लिनिक, ऐसा हॉस्पिटल जहां पर अनुवांशिक की रोगों के बारे में सलाह दी जाती है, उसे हम कहते हैं अनुवांशिक सलाह केंद्र। या कोई भी अनुवांशिक प्रयोगशाला, प्रयोगशाला भी जहां पर क्या की जाती है? जांच की जाती है, लेबोरेटरी जिसको हम बोलते हैं। या कोई भी अनुवांशिक क्लिनिक, अनुवांशिक क्लिनिक, 3 चीजों की हमने बात की है। अनुवांशिक सलाह के अंदर जहां पर केवल सलाह दी जाती है भाई, इलाज नहीं किया जाता। प्रयोगशाला जहां पर केवल वो किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। और क्लिनिक जहां पर इलाज किया जाता है, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस है, पहले में केवल सलाह दी जाती है, दूसरे के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, और तीसरे के अंदर क्या है भाई? इलाज भी किया जाता है। तो धारा नंबर 3 कहती है कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र है, कोई भी प्रयोगशाला है, या कोई भी अनुवांशिक क्लिनिक है, उनको चलाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। के बारे में नियम, को चलाने के नियम या के बारे में नियम, ठीक है ना, सीधा मैं यही लिखता हूं। इनके बारे में कुछ नियम बने हुए हैं। वो क्या नियम है? पहला नियम, ये तीनों चीजें जो है ना, देखो अनुवांशिक प्रयोगशाला है या अनुवांशिक क्लिनिक है, इनके अंदर यूज किया जाता है पीसीपीएनडीटी तकनीक का, क्योंकि इनको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। जहां पर अनुवांशिकी की बात आती है वहां पर अल्ट्रासाउंड की बात, सोनोग्राफी की बात आएगी ही आएगी। तो इन तीनों ही जगह पर क्या किया जाता है भी? अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि ये तीनों ही चीजें पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग तभी कर पाएंगी जब ये तीनों संस्थाएं रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। यदि कोई संस्था, इन तीनों में से कोई भी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग नहीं कर पाएंगी। पहली बात क्या है भाई? ये तीनों या ये संस्थाएं, ठीक है ना, बार बार इनका नाम लिखने से अच्छा है कि मैंने लिख दिया। ये संस्थाएं पीसीपीएनडीटी, ये टेक्नोलॉजी है भाई, नाम क्या है भाई? प्रसव पूर्व निदान तकनीक। पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग तभी कर सकती हैं जब ये इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हो भाई? रजिस्टर्ड हो या पंजीकृत हो। मतलब यदि ये संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं हैं, पंजीकृत नहीं हैं, तो ये संस्थाएं पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग नहीं कर सकती। पॉइंट नंबर 2, न केवल ये संस्थाएं रजिस्टर्ड होती है, न केवल इनका नाम रजिस्टर्ड होता है, बल्कि जहां पर ये संस्थाएं हैं ना, वो जगह भी रजिस्टर्ड होती है। मान लो
एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल के मान लो एक क्लिनिक है, एक प्रयोगशाला है, मान लो एक प्रयोगशाला की 5 ब्रांचें हैं अलग अलग जगह पर, एक यहाँ पर है, एक दूसरी जगह पर है, तीसरी जगह पर है, और उन 5 ब्रांच में से केवल एक जगह जो है, एक स्थान की ब्रांच जो है ना वो रजिस्टर्ड है। तो जिस स्थान की ब्रांच रजिस्टर्ड है ना, केवल उसी स्थान के ऊपर आप ऐसा यूज कर सकते हो, दूसरे ब्रांच के ऊपर आप यूज भी नहीं कर सकते हो। चाहे आपका क्लिनिक जो है, चाहे आपकी प्रयोगशाला रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो स्थान आपका रजिस्टर्ड है ना केवल आप उसी स्थान पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या लिखा भाई, इन संस्थाओं का या इन तकनीक का उपयोग केवल पंजीकृत स्थान पर ही किया जा सकता है। कहां भाई, केवल पंजीकृत स्थान पर ही, अन्यथा किसी स्थान के ऊपर नहीं किया जा सकता। यदि आपने किसी दूसरी जगह पर यदि आपने पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग आपने कर दिया तो आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है और आपको सजा मिल सकती है। नंबर 3, जो भी संस्थाएं पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग करती है उनका जो स्टाफ होता है ना उसके लिए हमारे पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड की जाती है कि कम से कम आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी ही होनी चाहिए। तो आपका स्टाफ भी क्वालिफाइड होना चाहिए, जो आपके लिए न्यूनतम अर्हता जिसको हम बोलते हैं भी क्वालिफिकेशन को, योग्यता को, तो जो न्यूनतम अर्हता है उसको पार करने वाला ही स्टाफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप स्टाफ नहीं रख सकते हो। तो रख दो, इन संस्थाओं का या इस टेक्निक का उपयोग करने वाला स्टाफ, इस तकनीक का उपयोग करने वाला स्टाफ क्या होना चाहिए भी, न्यूनतम अर्हता, इसको हम बोलते हैं योग्यता, को धारण किए हुए हो। ठीक है ना, तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए जो अनिवार्य डिग्री है। यदि उसके पास वो डिग्री नहीं है तो आप ऐसा स्टाफ नहीं रख सकते हो। ये हमारे पास बात थी इन तीनों के बारे में बने हुए नियम की। यदि कोई भी ऐसा प्रयोगशाला है, कोई भी ऐसा क्लिनिक है या कोई भी सलाह के अंदर है तो ये पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग तभी कर पाएंगे जब ये रजिस्टर्ड है। दूसरा, जो स्थान रजिस्टर्ड है उस स्थान के ऊपर कर पाएंगे। और तीसरा, जो स्टाफ इन्होंने रखना है वो कैसा होना चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। इसके अलावा ये किसी तरह का स्टाफ नहीं रख सकते। तो उसके बाद हमारे पास आती है धारा नंबर 3A। 3A क्या कहती है, 3A कहती है लिंग चयन पर प्रतिबंध। ध्यान से देखना, हम दो बातें पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ा है लिंग चयन और एक हम धारा 6 के अंदर पढ़ेंगे लिंग अवधारण। दोनों के अंदर डिफरेंस है। लिंग चयन का मतलब क्या है भाई, अभी तक आपने जो बच्चा प्लानिंग नहीं किया है, उससे पहले कई डॉक्टर या कई वैद्य आपको ऐसे देखते हुए मिल जाते हैं जो कहते हैं भी आप हमसे दवाई लोगे तो लड़का ही होगा। भी कुछ लोग ऐसे कहने वाले मिल जाते हैं कि अगर आप हमसे दवाई लोगे तो क्या होगा, लड़का ही होगा। उसको हम बोलते हैं गर्भधारण पूर्ण। गर्भधारण अभी तक हुआ नहीं है, उससे पहले आप कोई ऐसी तकनीक का यूज कर रहे हो जिससे कोई गारंटी दे रहा हो कि यदि आपने हमसे दवाई ली है तो आपको क्या पैदा होगा भाई, लड़का ही पैदा होगा। तो उसको हम बोलते हैं आप लिंग का चयन कर रहे हो पहले से ही। गर्भधारण नहीं हुआ, गर्भधारण से पहले ही क्या भाई आप लिंग का चयन कर रहे हो, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है धारा कौन सी, 3A के तहत। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य हकीम इस बात का दावा करके दवाई नहीं दे सकता कि मेरी दवाई खाने से क्या होगा, लड़का ही होगा। इसको हम कहेंगे लिंग चयन पे क्या लगा हुआ है भाई, प्रतिषेध लगा हुआ है। तो आप लिख सकते हो लिंग चयन पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति के अंदर भाई सब कोई आ गया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे क्लिनिक हो, चाहे संस्था हो, चाहे वैद्य हकीम हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति गर्भधारण पूर्व लिंग चयन के बारे में किसी तकनीक का उपयोग नहीं करेगा, किसी तकनीक का उपयोग नहीं करेगा। मतलब कि कई हम ऐसे डॉक्टर देखते हैं जो हमें कहते हैं, अभी मेरे सुनने में भी ऐसा आया हुआ है कि वो डॉक्टर कहते हैं यदि आपने हमसे इलाज करवा लिया तो हम गारंटी देते हैं कि बच्चा ही, लड़का ही पैदा होगा, लड़की पैदा नहीं होगी। तो उसके ऊपर रोक लगाई गई है। यदि कोई डॉक्टर ऐसा कहता है तो धारा 3A के तहत अपराधी है और उसको सजा मिल सकती है। सजा हम आगे देखेंगे क्या सजा मिल सकती है अभी। उसके बाद है 3B।
धारा 3B। 3B क्या कहती है भाई, जो PCPNDT तकनीक के अंदर जो मशीन काम में आती है उस मशीन को कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, या उसको कहते हैं सोनोग्राफी मशीन। तो जो सोनोग्राफी मशीन है या अल्ट्रासाउंड मशीन है, वो यदि आप बेचना चाहते हो, चाहे वो कंपनी बेचना चाहती है, चाहे किसी व्यक्ति के पास है वो बेचना चाहते हैं, तो केवल ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जो इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत है। किसी भी आम इंसान को वो मशीन नहीं बेची जा सकती। अगर कंपनी भी बेच रही है तो पहले उसे कहेगी तेरा दिखा भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखा, तेरे पास है तो भी मशीन दूंगा। या कोई क्लिनिक वाले के पास जिसके पास पहले से मशीन है और बेचना चाहता है तो वो भी केवल वैसे ही व्यक्ति को बेच सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। यदि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह व्यक्ति ऐसी मशीन को नहीं खरीद सकता। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन, अल्ट्रासोनिक मशीन, लेकिन इंग्लिश में बोला जाता है पराश्रव्य मशीन। तो हम पराश्रव्य मशीन आपको दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या है भाई, पराश्रव्य मशीन, या आप लिखना चाहो तो इसको सोनोग्राफी मशीन भी कहते हैं। सोनोग्राफी मशीन केवल रजिस्टर्ड व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्ति, केवल पंजीकृत व्यक्ति को ही बेची जा सकती है। जो हमारे पास पैरासोनिक मशीन है ये केवल और केवल आप किसको बेच सकते हो भाई, जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसको ही बेच सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति को नहीं बेच सकते। तो ध्यान से देखना, धारा नंबर 3 के अंदर, धारा नंबर 3B के अंदर एक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, क्या भाई, पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए। यहां भी हमने सुना क्या होना चाहिए भी, रजिस्टर्ड होने चाहिए। यहां भी हमने सुना कि क्या होना चाहिए, स्थान क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन कहां पे करवाएंगे और कौन करेगा, इसके बारे में जानकारी देती है हमें धारा नंबर 18। तो 3 के बाद हम सीधा कौन सी धारा पढ़ रहे हैं भाई, धारा नंबर 18। शायद आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी से रफ कर रहा हूं। अब आगे हम बात करते हैं धारा नंबर 18 की। वो धारा नंबर 18 हमें कहती है कि यदि आप PCPNDT तकनीक के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ेगा, कौन करवा सकते हो, और उसके लिए कितना शुल्क वगैरह आपको देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा। सीधा मैं कहाँ आ रहा हूं भाई, धारा नंबर 18 के पास आ रहा हूं, क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम देख ही लेते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है। धारा नंबर 18, धारा 18 क्या कहती है, जो 3 नाम मैंने पहले लिखे थे ना, उन्हीं 3 नाम को वापस लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा। अनुवांशिक सलाह केंद्र या अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन। यदि ये लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं PCPNDT तकनीक के लिए तो कहाँ करवाएंगे, सबसे पहले किसके पास करवाएंगे भाई, एप्लीकेशन किसके पास देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इनको समुचित प्राधिकारी के पास। प्राधिकारी का मतलब होता है भाई एजेंसी, समुचित प्राधिकारी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब समुचित प्राधिकारी कौन होता है इसको मैं अभी आपको पढ़ा दूंगा, धारा नंबर 17 के अंदर कौन होता है मैं बताऊंगा। अभी के लिए कितना याद रखो भी, समुचित प्राधिकारी के पास एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी किसके पास, समुचित प्राधिकारी के पास, ठीक है ना। जब आप एप्लीकेशन दोगे तो उसका एक भाई निश्चित प्रारूप होता है तथा उसकी एक निश्चित शुल्क भी होता है। आपको उस प्रोफॉर्मे के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको क्या देना पड़ेगा भाई, निश्चित शुल्क भी देना पड़ेगा। तो समुचित प्राधिकारी के पास निश्चित प्रारूप तथा निश्चित शुल्क के साथ आप क्या करोगे भाई, आवेदन करोगे। उसके बाद आती है हमारे पास धारा नंबर 19, और धारा नंबर 19 क्या कहती है, धारा 19 कहती है कि यदि आपने ऐसी एप्लीकेशन लगाई है तो उस एप्लीकेशन की जांच करने के बाद यदि समुचित अधिकारी को या समुचित प्राधिकारी को ऐसा लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए तो आपका रजिस्ट्रेशन कर देता है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको देता है एक सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं भाई, रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र।
पंजीयन सर्टिफिकेट भी इसको बोला जाता है, पंजीयन प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। तो ये कौन देगा भाई? समुचित प्राधिकारी देगा। और कौन सी धारा के तहत देगा? धारा नंबर 19 के तहत, ठीक है ना। आवेदन कहाँ किया जाएगा? ये लिखा है धारा 18 के अंदर। और आवेदन के बाद प्रमाण पत्र कौन सी धारा के अंदर मिलेगा भाई? धारा नंबर 19 के अंदर मिलेगा। तो लिख लो, समुचित प्राधिकारी उचित जांच करने के बाद, ऐसे ही नहीं दे देगा भाई, वो पहले उचित जांच करेगा। उचित जांच करने के पश्चात क्या देता है भाई? क्या देता है? रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दे देता है या पंजीयन प्रमाण पत्र दे देता है। लेकिन ये जो पंजीयन प्रमाण पत्र है ना, ये हमेशा के लिए नहीं होता भाई। ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार नियम बना के ये बताएगी हमें कि इस प्रमाण पत्र को कितने साल के बाद रिन्यू करवाना है। आपने सुना होगा ना कि जो मेडिकल वालों के लाइसेंस होते हैं वो रिन्यू होते हैं, है ना। तो ये मेडिकल वालों का लाइसेंस ही है, या SM उनका जो है लेबोरेटरी वालों का लाइसेंस है, जो क्या करवाना पड़ता है भाई? रिन्यू करवाना पड़ता है। और जब आप रिन्यू करवाते हो दोबारा से इसको आप नया करवाते हो, नवीनीकरण करवाते हो, उस टाइम भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप नोट लगा के लिख लो यहाँ पर कि इसे निश्चित अवधि के बाद, कितनी अवधि है भाई? अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग है, इसलिए हमें नहीं पढ़नी। इसे निश्चित अवधि के बाद नवीनीकरण करवाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको क्या करवाना पड़ता है भाई? रिन्यू करवाना पड़ता है। समुचित अधिकारी, बार बार हमारे पास शब्द आ रहा था तो मैंने कहा समुचित अधिकारी कहाँ लिखा गया है भाई? धारा नंबर 17 के अंदर। तो धारा 17 भी आप लिख लो, यहीं पर लिख लो। धारा 17 कहती है समुचित अधिकारी तथा सलाहकार निकाय। तो हम देखते हैं समुचित प्राधिकारी कौन होगा तथा इसका सलाहकार निकाय किसे हम कहेंगे। इसकी बात कहाँ लिखी हुई है भाई? धारा नंबर 17 के अंदर। धारा नंबर 17 हमें कहती है कि समुचित अधिकारी जो है ना, वो राज्यों के अंदर भी होगा और यूनियन टेरिटरी, जिसे हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, उनके अंदर भी होगा। यदि राज्य का समुचित प्राधिकारी है तो उसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। लेकिन यदि संघ राज्य क्षेत्र का, यूनियन टेरिटरी का या केंद्र शासित प्रदेश जिसको हम बोलते हैं, उसका यदि समुचित अधिकारी है तो उसकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लिख लो, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी भी? यदि कहाँ का है? ये राज्य का है, किसी राज्य का समुचित अधिकारी है तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा इसकी क्या होती है भी? नियुक्ति होती है। लेकिन यदि ये कहाँ का भाई? संघ राज्य क्षेत्र का है, यदि ये है हमारे पास संघ राज्य क्षेत्र का समुचित अधिकारी है तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? इसकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। प्राधिकारी का मतलब होता है अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था इसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं हमें जरूरत भाई? ये एक मेंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। प्राधिकारी का मतलब एक अथॉरिटी होता है पूरी की पूरी, जिसके अंदर 4, 5, 7 मेंबर हो सकते हैं। कम से कम कितने मेंबर होंगे भाई? 3 मेंबर होंगे। तो हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन बन सकता है कि समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। यदि राज्य का समुचित प्राधिकारी है तो राज्य सरकार करती है, और यदि समुचित प्राधिकारी हमारे पास है संघ राज्य क्षेत्र का तो इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये थे हमारे पास, बीच में हमने एक पढ़े कि रजिस्ट्रेशन यदि करवाना है तो कहाँ करवाओगे? धारा 18 के तहत आपको एप्लीकेशन दी जाती है, देनी पड़ती है समुचित अधिकारी के पास। धारा 19 के तहत आपको सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन जिसका एक टाइम पीरियड के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। और उसके बाद हमने देखा समुचित प्राधिकारी कौन होता है और समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। राज्य का है तो राज्य सरकार करेगी, और यदि केंद्र का है तो कौन करेगी भाई? सॉरी, यदि कहां का है? संघ राज्य क्षेत्र का है तो केंद्र सरकार करेगी। वैसे हमने धारा 3 पूरी कर ली थी। अब हम बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 हमें क्या कहती है? धारा 4 हमें ये बताती है कि जो पीसीपीएनडीटी तकनीक है इसका उपयोग कब कब किया जा सकता है। केवल यही कहती है, प्रसव पूर्व निदान तकनीक, प्रसव पूर्व निदान तकनीक का विनिमय, ठीक है ना। तो ये जो प्रसव पूर्व निदान तकनीक है इसका विनिमय, ये इसका जो
उपयोग है वो कब कब किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी अनुवांशिक प्रयोगशाला हो, चाहे कोई भी अनुवांशिक क्लिनिक हो, चाहे कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र हो, प्रसवपूर्ण निदान तकनीक का उपयोग करेगा तो निम्नलिखित परिस्थितियों के अंदर ही कर सकेगा। इसमें 5 परिस्थितियां बताई गई है। यदि ये 5 कंडीशन है तभी कर पाएंगे, इसके अलावा वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लिख लो कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग निम्नलिखित 5 परिस्थितियों के अंदर हो सकता है। निम्नलिखित 5 परिस्थितियां, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं भाई परिस्थितियां, लेकिन जो इन्होंने शब्द यूज किया है वो लिखा है प्रसमानता, ठीक है ना। ये कानून के शब्द है भी, कुछ हमारे पास वो हो सकते हैं, अजीबोगरीब शब्द हो सकते हैं। अप्रसमानता लिखा है भाई, ठीक है ना। विषम परिस्थितियां इन्होंने लिखा है भाई, यदि ये विषम परिस्थितियां हमारे पास है तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो कौन सी विशेषता है हमारे पास है? पहला, जो भ्रूण के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, बच्चा पल रहा है, पैदा नहीं भाई, बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के अंदर यदि किसी भी तरह की गुणसूत्रीय विकृति है, जो हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी जिसको बोले जाते हैं, गुणसूत्रीय विकृति, किसी भी तरह गुणसूत्र के अंदर उसमें क्या है भी कम ज्यादा हो सकते हैं। आप जानते हो XX गुणसूत्र, XY गुणसूत्र, या आपने सिंड्रोम के बारे में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं जो गुणसूत्रों में फेरबदल की वजह से हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। तो यदि उस बच्चे के अंदर कोई गुणसूत्रीय विकृति है तो उसका पता करवाने के लिए, तो पहला क्या है भी, बच्चे के अंदर किसी भी तरह की गुणसूत्रीय विकार नहीं हो, गुणसूत्रीय विकारों का पता लगाने के लिए। दूसरी बात, बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई भी जन्मजात विकृति नहीं होनी चाहिए। और कोई तरह की बीमारी हो सकती है ना, बच्चा अपाहिज हो सकता है, बच्चे का जो सिर छोटा हो सकता है, हाथ बड़ा हो सकता है, किसी भी तरह की विकृति कोई भी हो सकती है। तो इस बात का भी पता लगाया जाता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि बच्चे के अंदर किसी भी तरह की कोई भी जन्मजात विकृति नहीं हो। तीसरा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन के संबंधित तो कोई विकृति नहीं है। हीमोग्लोबिन से संबंधित विकृति, जैसे एक आपने सुना होगा ना RH फैक्टर को कुछ होता है, RH फैक्टर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो इस बात की भी जानकारी पहले से ही ली जाती है ताकि बच्चे का RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर मैच करना चाहिए। यदि उनका RH फैक्टर अपोजिट है एक दूसरे के, मान लो बच्चे का पॉजिटिव है, माँ का नेगेटिव है, या माँ का नेगेटिव है, बच्चे का पॉजिटिव है, तो जो डिलीवरी है उसके टाइम में माँ या बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ये साइंटिफिक टर्म्स हैं भाई, ऐसा हमने कहीं पढ़ा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन की जांच भी पहले ही कर ली जाती है भी, हीमोग्लोबिन के अंदर किसी तरह का विकार तो नहीं है। चौथा क्या चेक किया जाता है भी, बच्चे के अंदर किसी तरह का आनुवंशिक विकार तो नहीं है, बच्चे के अंदर किसी तरह का आनुवंशिक विकार तो नहीं है। आनुवंशिक विकार का मतलब होता है भी, मान लो उसके जो परिवार वाले हैं, या उसके जो ननिहाल का परिवार है, या उसका जो दादे वाला जो परिवार है, उस परिवार के अंदर कोई भी ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि सारे व्यक्ति अंधे पैदा हो रहे हैं, या सारे व्यक्तियों को कम सुनाई देता है, ऐसा हो जाता है। तो यदि ऐसी दिक्कत आ रही है तो आनुवंशिक दिक्कत है, ये हो सकता है आगे आने वाले बच्चे के अंदर भी हो। तो वो दिक्कत बच्चे के अंदर है या नहीं उसको पहले से ही पता कर लिया जाता है, किसके द्वारा भाई, अल्ट्रासाउंड तकनीक के द्वारा। और 5 नंबर लिखा हुआ है, कोई भी अन्य चीज जो हमारे पास केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड निर्धारित करे, केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। अब केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड क्या होता है इसको हम देखेंगे, अभी देख लेंगे भी। धारा नंबर 7 के अंदर यह बताया गया है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड कौन होगा। तो अभी के लिए आप ये लिख लो भी, ये 5 ही कंडीशन हमारे पास ऐसी हैं जिनको जानने के लिए हम PCPNDT का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। ये तो हमारे पास है धारा नंबर 4(1). अब हमारे पास आते हैं धारा नंबर 4 का दूसरा भाग। धारा नंबर 4 का दूसरा भाग क्या कहता है भी, कोई भी आनुवंशिक प्रयोगशाला जो है भी कब कर सकते हो, ये तो यहां बता दिया भी, इन्हीं विकारों को जानकारी लेने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जो अल्ट्रासाउंड सेंटर होता है वहां पर जाते हो तो उसका क्या फर्ज बनता है। ऐसे नहीं कि वहां पर आप गए और आप उसका सीधा उसने आपका अल्ट्रासाउंड कर दिया, वो ऐसा नहीं करता है। वो पहले इस बात से सेटिस्फाई होता है कि क्या वास्तव में इसमें से किसी न की विकृति है या नहीं है।
इसका सेटिस्फेक्शन उसको कैसे मिलता है, यदि डॉक्टर ने लिखित रूप के अंदर दिया है तभी वो अल्ट्रासाउंड करता है, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड नहीं करता है। तो धारा 2 के अंदर लिखा हुआ है कि पीसीपीएनडीटी का उपयोग कोई भी लेबोरेटरी वाला या कोई भी क्लिनिक वाला, कोई भी प्रयोगशाला वाला तभी करेगा जब किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर ने उसके उपयोग के लिए कहा होगा। आपने देखा होगा ना, जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आप जाती हो तो अल्ट्रासाउंड वाले आपसे पहले मांगते हैं भी दिखाओ जिस डॉक्टर ने आपको रेफर किया है उस डॉक्टर की पर्ची दिखाओ। यदि आपके पास पर्ची है तो ही अल्ट्रासाउंड करता है, वरना कहता है भाई नहीं सॉरी पर्ची लेके आओ उसके बाद ही हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो धारा 4 के अंदर 4(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, इन तकनीकों का उपयोग केवल रजिस्ट्रीकृत, जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर बनने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आपकी जो होगी एमबीबीएस आपकी होगी, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि भैया मैं डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना चाहता हूं। आपका एक डॉक्टर का एक कोड नंबर होता है, वो आपका जैसे एक वकीलों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है बार संघ के अंदर, वैसा ही इन डॉक्टरों का होता है। एक डॉक्टर अधिनियम बना हुआ है उसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यदि कोई ऐसा डॉक्टर जो रजिस्ट्रीकृत है, डॉक्टर लिख रहा हूं भाई मैं आम भाषा के अंदर, लेकिन इसको बोला जाता है चिकित्सा व्यवसायी, चिकित्सा व्यवसायी कानून की भाषा में ये बोला जाता है। इन तकनीकों का उपयोग रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की लिखित आवेदन पर ही किया जा सकता है, लिखित आवेदन पर ही किया जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि कोई डॉक्टर इस तरह की आपको रसीद बना के देता है, इस तरह की आपको कोई भी पर्ची बना के देता है, तो उसको भी पर्ची बनाने से पहले, आपको रेफर करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो बातें यहाँ पर लिखी गई है। यदि डॉक्टर ऐसा करता है या जो लेबोरेटरी वाला है अल्ट्रासाउंड करता है, तो उससे पहले वो चेक करता है कि क्या डॉक्टर ने इस बातों का ध्यान रखा था या नहीं रखा था। वो यदि सेटिस्फाई हो जाता है ना, उसके बाद ही वो क्या करता है भाई आपका अल्ट्रासाउंड करता है, अदरवाइज अल्ट्रासाउंड नहीं करता। तो डॉक्टर किस किस बातों का ध्यान रखेगा आपको रेफर करने से पहले, ये बातें भी यहाँ पे लिखी गई है 4(2) के अंदर। तो पहली बात लिखी गई है कि जो भी गर्भवती स्त्री है जिसका अल्ट्रासाउंड करवाया जा रहा है उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। पीसीपीएनडीटी तकनीक जिस पे यूज की जा रही है उसकी उम्र 35 साल। देखो अल्ट्रासाउंड करवाया गया, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड के अंदर यदि इस तरह के डिफेक्ट वो आ जाते हैं, भी किसी तरह का डिफेक्शन आ जाता है, तो प्रसव पूर्व निदान भी किया जाता है, भी जिसको हम बोलते हैं ना अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो यदि बच्चे को खराबी हो, कुछ ऐसा हो, तो उसका अबॉर्शन भी करवाना पड़ जाता है। तो अब हम वो कंडीशंस देख रहे हैं भी अबॉर्शन किस सूरत में करवाया जा सकता है, डॉक्टर कब अबॉर्शन की परमिशन दे सकता है। तो पहली तो है कि माँ की उम्र यदि 35 साल से ज्यादा है तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। पहली बात तो जो गर्भवती स्त्री है, गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए भी, अधिक होनी चाहिए, इससे कम है तो नहीं। नंबर 2, जो गर्भवती स्त्री है उसको कम से कम 2 बार या 2 से ज्यादा बार स्वतः गर्भपात, जिसको हम बोलते हैं मिसकैरेज, भी बच्चा अभी 9 महीने का पूरा नहीं हुआ, यदि 9 महीने का होता तो बच्चा ही पैदा होता, 9 महीने से पहले ही क्या हो जाता है भाई वो मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो यदि उस महिला को कम से कम 2 बार या 2 से ज्यादा बार स्वतः मिसकैरेज हो चुका हो या भ्रूण की हानि हो चुकी हो, तो भी आपको पीसीपीएनडीटी तकनीक की इजाजत आपको दी जा सकती है। क्या भाई 2 या 2 से अधिक बार क्या हो चुका हो भाई, स्वतः गर्भपात हो चुका हो, या इसको हम बोलते हैं भ्रूण की हानि हो चुकी हो। तो ऐसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। नंबर 3, तीसरा क्या है भाई, गर्भवती स्त्री जो है वो किसी भी केमिकल की वजह से या किसी भी दवाई की वजह से, इसको हम औषधि कहते हैं, उसकी वजह से या किसी और संक्रमण की वजह से प्रभावित हो गई हो। भी मान लो उसको किसी दवाई ने रिएक्शन कर दिया और अब उसका यदि अबॉर्शन नहीं करवाया गया उसका मान लो, तो उसकी जान को खतरा है। कहते हैं ना कि यदि माँ जिंदा रहे तो बच्चे और भी पैदा हो जाएंगे। तो यदि क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती है तो माँ को बचाया जाता है, कोशिश की जाती है माँ को बचाने की, ये वही कंडीशंस है। यदि ऐसा लगता है कि जो गर्भ के अंदर बच्चा है उसकी वजह से उस लेडीज को संक्रमण हो रहा है, वो क्या हो रही है भी इफेक्टिव हो रही है, यदि
टाइम रहते उसका अबॉर्शन नहीं किया गया तो महिला की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु हो सकती है, या उसको जो अबॉर्शन जो उसके पेट में बच्चा है उसकी वजह से जो दवाइयां लेनी पड़ रही है, जो केमिकल लेने पड़ रही हैं, उनका उसके ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो उस टाइम के अंदर भी परमिशन दी जा सकती है। तो तीसरा क्या है, यदि गर्भवती महिला किसी रसायन, औषधि या संक्रमण, इन्फेक्शन से प्रभावित हो। चौथा परमिशन तब दी जा सकती है जब जो उसके पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे माँ की परिवार की तरफ से हो चाहे पिता के परिवार की तरफ से हो, जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनके अंदर अनुवांशिक रूप से ऐसा विकार चला आ रहा है कि मान लो माता के परिवार के अंदर कोई मानसिक रोगी लगातार पैदा हो रहे हैं, पागल लोग लगातार पैदा हो रहे हैं, उनका जो मानसिक विकास है वो उनका अच्छे से नहीं हुआ, या कोई शारीरिक रोगी लगातार पैदा हो रहे हैं, तो इस तरह का यदि किसी विकार बच्चे के अंदर लगातार पैदा हो रहा है, एक पीढ़ियों से पैदा हो रहा है, तो चांसेस रहते हैं कि जो नया बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी इस तरह का विकार होगा, तो उसके विकार को दूर करने के लिए भी PCPNDT तकनीक का उपयोग का इस्तेमाल करने की परमिशन दी जा सकती है। तो क्या है भाई, यदि पारिवारिक अनुवांशिक विकृति हो, पारिवारिक अनुवांशिक विकृति हो, इसका मतलब क्या है भाई, विकृति चाहे शारीरिक हो, मतलब कि अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे विकृति कैसी हो भाई, मानसिक हो, मतलब पागल बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो भी आपको इस टेक्निक का उपयोग करने की क्या दी जा सकती है भाई, परमिशन दी जा सकती है। और यदि लास्ट बात मैं करूं तो लास्ट वो है, हर उस बात के लिए भी परमिशन दी जा सकती है जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड क्या करेगा भाई, निर्धारित करेगा। केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड यदि कोई निर्धारित करता है तो उस बात के लिए भी हम क्या दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। तो 5वां पॉइंट है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा विहित कोई और पॉइंट। तो इस एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा हमारे लिए धारा नंबर 4 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि हम बात करते हैं तो धारा नंबर 4 है। इस पूरे एक्ट के अंदर जहां जहां भी अपराध किए जा रहे हैं ना, धारा 3 के अंदर अपराध था, 3A के अंदर अपराध था, 3B के अंदर अपराध था, 4 के अंदर अपराध हैं और आगे भी हम देखेंगे अपराध हैं। तो हर अपराध के लिए हमारे पास इकट्ठी सजा दी गई है धारा नंबर 23 के अंदर। लेकिन जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट के लिए हमें स्पेशल पनिशमेंट भी दी गई है। दी तो 23 के अंदर ही दी गई है, लेकिन स्पेशल पनिशमेंट हमारे इस पॉइंट के लिए भी दी गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इन 5 तरीकों के अलावा किसी और तरीके से भी, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये 5 रीजन हमारे पास नहीं है, इन 5 रीजन के अलावा, 5 कारण के अलावा किसी अन्य कारण की वजह से यदि क्या करना चाहता है भाई, PCPNDT तकनीक का उपयोग करना चाहता है, या उपयोग करने के लिए डॉक्टर की सहायता मांगना चाहता है, या लैब की सहायता मांगना चाहता है, या क्लिनिक की सहायता मांगना चाहता है, तो उसको अपराध माना गया है। ये 5 तरीके तो हैं, 5 कारण हैं जिनकी वजह से आप ये कर सकते हो, PCPNDT तकनीक का उपयोग कर सकते हो। इन 5 के अलावा यदि छठे कारण से यदि आप करते हो ना, तो वो अपराध है और उस अपराध के लिए आपको सजा दी गई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ सजा का जो निर्धारण है वो कहाँ लिखा गया, धारा 23 के अंदर। धारा 23 में दोबारा बताऊंगा, लेकिन इस स्पेसिफिक अपराध की सजा है इसलिए मैं यही लिख रहा हूँ कि यदि आप धारा 4(2) का अपराध करते हो, या इन कारणों के अलावा किसी और कारण की वजह से आप क्या करवाना चाहते हो भाई, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हो, या आप अबॉर्शन करवाना चाहते हो, तो धारा 23 में परिभाषित किया गया है आपको दंड, और वो दंड कितना मिलेगा। पहली बार यदि आप ऐसा काम करते हो तो आपको अलग सजा है, और दूसरी बार यदि आप ऐसा काम करते हो तो अलग सजा है। पहली बार करने पर सजा है आपको 3 साल की सजा प्लस जुर्माना है 50,000 रुपए, और दूसरी बार करते हो तो सजा कितनी है भाई, 5 साल की सजा प्लस जुर्माना है 1 लाख रुपए। तो बड़ा गंभीर अपराध है भाई। सजा कब है, यदि इन 5 तरीकों के अलावा आप छठे किसी कारण की वजह से अबॉर्शन करवाना चाहते हो, या किसी व्यक्ति से आप सहायता मांगते हो अबॉर्शन की, तो आपको सजा दी गई है। धारा 23 के अंदर वो बताया गया है, पहली बार यदि आप ये अपराध करते हो 3 साल की सजा होगी, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। यदि आप दूसरी बार अपराध करते हो या
बार बार यदि आप अपराध करते हो, दूसरी तीसरी चौथी बार अपराध करते हो, तो 5 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए का क्या लगाया जाएगा भाई, जुर्माना लगाया जाएगा। ये हमारे पास थी धारा नंबर 4, सबसे बड़ी धारा है। इसके बाद आने वाली धाराएं छोटी छोटी धाराएं अभी हवा के अंदर जाएंगी। बस इसी धारा को समझना हमारे पास जरूरी था कि पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग कब कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। जो लिखा गया है तब किया जा सकता है और इनके अलावा किसी भी सूरत के अंदर नहीं किया जा सकता। और धारा 4(2) का उल्लंघन करने के लिए आपको क्या भी जुर्माना भी भरना पड़ेगा, अच्छा खासा जुर्माना, और सजा भी भुगतनी पड़ेगी, अच्छी खासी सजा। अब आते हैं हम धारा नंबर 5 के अंदर। धारा 5 क्या कहती है? धारा 4 ने हमें बता दिया कि पीसीपीएनडीटी तकनीक का आप उपयोग कब कर सकते हो, लेकिन धारा 5 कहती है कि यदि आप इन परिस्थितियों के अंदर भी पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग कर रहे हो तो आपको जिस गर्भवती महिला के ऊपर आप इस तकनीक का उपयोग करने वाले हो उस गर्भवती महिला की आपको लिखित में परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भाई? गर्भवती महिला की लिखित परमिशन लेनी पड़ेगी, लिखित सहमति। आपको बताना पड़ेगा उस महिला को कि हम आपके साथ ऐसा कुछ काम करने वाले हैं, इस तकनीक का उपयोग करने वाले हैं, इसके ये फायदे हो सकते हैं, इसके ये नुकसान हो सकते हैं, आप हमें क्या दे दो, लिखित सहमति दे दो। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो आपको पता होगा सिग्नेचर करवाते हैं एक फॉर्म के ऊपर, वो आपकी क्या होती है, लिखित सहमति ही होती है। तो आप लिख लो कि पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग करने के लिए लिखित महिला की क्या लेनी पड़ती है भाई, लिखित सहमति लेनी पड़ती है। इतना ही आप लिख लो, केवल आप इतना काफी होगा। उसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 बात करती है लिंग अवधारण डिटर्मिनेशन पर प्रतिबंध। लिंग अवधारण पर प्रतिबंध ये क्या कहती है? ये कहती है कि आप ये तकनीक से आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, जो धारा 4 के अंदर बताया गया है। भाई आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे का सेक्स क्या है, लड़का है लड़की है, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, आप किसी को नहीं बताने वाले, नहीं आप बोल के बताने वाले हो, नहीं आप लिख के बताने वाले हो, नहीं आप शब्दों के द्वारा बताने वाले हो, नहीं आप संकेतों के द्वारा। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत फेमस है, हॉस्पिटल के अंदर हमने देखा है, लड़का पैदा होता है तो लड्डू बोल देते हैं, लड़की पैदा हुई तो बर्फी बोल देते हैं। ये संकेत है उनका, बर्फी बोल दिया तो लड़की होगी, लड्डू बोल दिया लड़का, इस तरह के संकेत हैं। तो किसी भी तरह के संकेत के द्वारा भी आप नहीं बता सकते। यदि आपने बता दिया तो आपने ऑफेंस कर दिया, ठीक है ना। यही बात इसके अंदर लिखी गई है धारा 6 के अंदर। क्या भाई? लिंग अवधारण आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं बता सकते। भी आपको तो पता चलेगा, भी आप अगर वो कर रहे हो, अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तो आप पूरे बच्चे को देखते हो तो आपको पता चलेगा बच्चा लड़का है लड़की है। लेकिन आप इस वजह से आप अल्ट्रासाउंड नहीं करोगे कि आपने क्या करना है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करना है। और यदि आपको पता चल गया है तो आप उसका क्या नहीं करोगे भाई, डिस्क्लोज नहीं करोगे। धारा 6 क्या करती है? प्रतिबंधित करती है। तो जो बोर्ड लगे रहते हैं ना कि यहाँ पर हमारे इस क्लिनिक के अंदर लिंग का अवधारण नहीं किया जाता, या लिंग जांच नहीं की जाती, या सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड हियर, तो वो इसी धारा की वजह से लिखा जाता है। इस धारा ने मना कर दी है कि आप लिख लो इसका क्या भी, पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग, पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग किसके लिए भाई? लिंग अवधारण के लिए, लिंग अवधारण, या आप लिख लो लिंग जांच के लिए नहीं किया जा सकता। या सिंपल भाषा के अंदर मैं बोलूं तो इसको हम इसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाता है और कहता है कि आप अल्ट्रासाउंड करके हमें ये बता दो कि हमारे बच्चे का जेंडर क्या है, तो आपको बिल्कुल साफ मना कर देगा। यदि वो करता है, केवल जेंडर जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करता है, तो इसका मतलब क्या है, धारा 6 के तहत क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है धारा नंबर 7। धारा नंबर 4 के अंदर हमने बार बार पढ़ा था केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। तो ये केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड कौन होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। धारा 7 के अंदर केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड। भाई केंद्रीय शब्द लगा हुआ है तो इसको कौन बनाएगा भाई, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। तो पहली बात, इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन करेगा केंद्र सरकार।
पहली बात तो है गठन किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। दूसरी बात, इसके अंदर मेंबर कितने होंगे? तो जो हमारे पास केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है उसके अंदर 24 सदस्य होते हैं। तो 24 सदस्य हैं, बहुत ज़्यादा मेंबर है, तो सारे मेंबर याद करने की जरूरत नहीं है। और नहीं आपसे पूछे जा सकते हैं कि 24 मेंबर कौन कौन होते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं इसका अध्यक्ष तथा उसका उपाध्यक्ष बता देता हूं। तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो पहले से किसी पद के ऊपर है, इस वजह से वो इसका अध्यक्ष है। और इसका उपाध्यक्ष होता है ना, उप अध्यक्ष, वो भी क्या होता है? पदेन उपाध्यक्ष होता है। केंद्रीय सरकार के अंदर एक मंत्रालय होता है जिसको बोलते हैं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जो भी हमारा परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री होता है, जिसे हम बोल सकते हैं परिवार कल्याण मंत्री। कौन सा मंत्री भाई? परिवार कल्याण मंत्री। केंद्र सरकार का जो परिवार कल्याण मंत्री है वो इसका अध्यक्ष होगा, तथा जो परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव होता है, जो आईएएस अधिकारी होते हैं भाई, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव जो होता है वो इसका क्या होता है भाई? एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और उसके बाद यदि हम सदस्यों की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अलावा 22 मेंबर और होते हैं। इन 22 मेंबर के अंदर 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो पदेन सदस्य होते हैं, तथा 18 सदस्य हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि क्या किए जाते हैं भाई? मनोनीत किए जाते हैं। सारे क्या होते हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे महिला तथा बाल विकास मंत्रालय का भी एक व्यक्ति होता है इसके अंदर, जो कानून मंत्रालय है उसका भी एक व्यक्ति होता है इसके अंदर, चिकित्सा विभाग का भी एक मंत्री इसके अंदर होता है, औषधि विभाग जो है इसका भी एक मंत्री इसके अंदर होता है। 4 जो सदस्य इसके हैं वो राज्यों से मनोनीत किए जाते हैं। 3 इसके अंदर महिला सांसद होती है, तथा 10 सदस्य जो इसके अंदर है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है सरकार के द्वारा सचिव स्तर के मंत्री होते हैं, वो हमारे पास नियुक्त किए जाते हैं। वो कौन होते हैं हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद करना है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड जो होता है कौन सी धारा के अंदर बताया गया है? धारा नंबर 7 के अंदर बताया गया है। इसका गठन कौन करती है भाई? केंद्र सरकार करती है। अध्यक्ष कौन होता है? परिवार कल्याण मंत्री, केंद्र सरकार का परिवार कल्याण मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है भाई? परिवार कल्याण मंत्रालय का जो सचिव होता है वो इसका क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। फिक्स है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास है कि जो ये केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड है इसकी मीटिंग होती है, टाइम टू टाइम मीटिंग होती है। तो धारा नंबर 9 के अंदर बताया गया है। कहाँ बताया गया है भाई? धारा नंबर 9 के बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? कि बोर्ड का अधिवेशन कब होगा? बोर्ड का अधिवेशन तो कुछ नहीं है, हर 6 माह में एक बार, हर 6 महीने में एक बार क्या होगा भाई? केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का क्या होगा? अधिवेशन होगा। धारा नंबर किसके अंदर लिखा हुआ है भाई? 9 के अंदर लिखा हुआ है। जिस तरह से सेंटर के द्वारा बनाया गया हमारे पास होता है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, ऐसा ही राज्यों के द्वारा बनाया गया होता है राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड। वो हमारे पास लिखा हुआ है धारा 16A के अंदर। तो अब हम बात करते हैं राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड। कहाँ लिखा गया है भाई? धारा 16A। तो धारा 16A राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड, संघ राज्य क्षेत्र या राज्य। धारा 16A क्या कहती है भाई? राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड। यदि राज्य के अंदर है तो राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड कहलाएगा। यदि संघ राज्य क्षेत्र के अंदर है तो क्या कहलाएगा भाई? वो संघ राज्य क्षेत्र पर्यवेक्षण बोर्ड। ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाएगी भाई? इसकी स्थापना की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। राज्यों के अंदर राज्य सरकार के द्वारा। और यदि हम संघ राज्य क्षेत्र के अंदर बात करें तो जहां पर विधानमंडल है, ध्यान से देखना, जिन संघ क्षेत्रों के अंदर विधानमंडल है, कहां कहां पर? दिल्ली के अंदर है और पुडुचेरी के अंदर है। आगे आने वाले टाइम के अंदर शायद जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगी, अभी तक वहां नहीं है, होगी जबकि हम देखेंगे। तो जिन यूटीज के अंदर, जिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानमंडल है, केवल वहीं पर ऐसा बोर्ड बनाया जा सकता है। पहली बात तो ये क्या भाई? पहली बात तो जिन संघ राज्य क्षेत्रों में
क्या है, विधानमंडल है, केवल वहां पर ये बनाया जा सकता है। और कौन बनाएगा भाई, वहां की जो विधानसभा है या वो संघ राज्य क्षेत्र सरकार, जो अगर विधानमंडल है तो वहां का मुख्यमंत्री भी होगा भाई, वहां की सरकार भी होगी। तो मैं क्या कहता हूं, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जो है वो खुद ही बनाएगी, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है भाई, पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष। गठन इसका जो है ना बिल्कुल वैसे का वैसा है, इसके अंदर भी 24 मेंबर ही होते हैं। पदेन अध्यक्ष होगा तथा पदेन क्या होगा भाई, उपाध्यक्ष होगा। कौन होगा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का मंत्री जो है वो अध्यक्ष होगा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। दूसरा उपाध्यक्ष कौन होगा भाई, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर इसकी वैसे की वैसी है। याद केवल ये रखना है कि राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड कहाँ डिफाइन किया गया भाई, धारा 16(1) के अंदर किया गया है। राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। यदि संघ राज्य क्षेत्र के लिए करना है तो केवल उन्हीं के अंदर होगी जहां पर विधानसभा है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है भाई, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार खुद करेगी। जबकि यदि हम बात करें, पहले हमने पढ़ा था समुचित प्राधिकारी की हमने बात की थी, तो समुचित प्राधिकारी के अंदर अलग बात थी। धारा नंबर 17 के अंदर हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, राज्य के लिए करेगी राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए करेगी केंद्र सरकार। वहां पर अलग बात लिखी हुई थी और यहाँ पर क्या लिखी गई भाई, अलग बात लिखी है। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है। अब हम आते हैं धारा नंबर सीधा 22 के ऊपर। मैंने जैसे आपको बताया था बहुत कम धाराएं हैं जो हमारे काम की हैं। धारा नंबर 22, धारा नंबर 22 कहती है विज्ञापन पर रोक, विज्ञापन पर रोक। किस चीज का विज्ञापन भाई, कोई भी जो हमारे पास है अनुवांशिक प्रयोगशाला, कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र या कोई भी अनुवांशिक केंद्र पीसीपीएनडीटी के बारे में किसी भी तरह का विज्ञापन पब्लिश नहीं करवा सकता। ऐसे विज्ञापन आपको नहीं मिलेंगे कि हमारे यहाँ पर अबॉर्शन करवाया जाता है, इस तरह के विज्ञापन कहीं भी नहीं मिलेंगे। यदि किसी ने इस तरह का विज्ञापन छपवाया है तो उसको 3 साल तक की सजा तथा 10,000 रुपए तक का क्या है भाई, जुर्माना। तो आप लिख लो, कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र या अनुवांशिक प्रयोगशाला या अनुवांशिक क्लिनिक, कोई भी अनुवांशिक क्लिनिक जो है पीसीपीएनडीटी तकनीक के बारे में विज्ञापन नहीं छपवा सकते, विज्ञापन नहीं प्रकाशित करवा सकते या प्रकाशित नहीं करवा सकते, एक ही बात है, ठीक है ना। और यदि करवाते हैं तो इसकी सजा हमें यहीं पर दी गई है। यदि करवाते हैं तो सजा क्या दी गई भाई, यहीं पर दी गई है। और कितनी सजा दी गई है, 3 साल तक की सजा तथा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, साथ ही साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना भाई, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद हम कर रहे हैं धारा नंबर 23। धारा नंबर 23 कहती है कि यदि आपने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया, जैसे मैंने बताया धारा नंबर 3 क्या कहती थी भाई, धारा 3 कहती थी बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऐसा काम नहीं कर सकते, यदि किया तो आपको सजा मिलेगी। 3A कहती थी आप लिंग का चयन नहीं कर सकते, किया तो सजा मिलेगी। 3B कहती थी कि कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसी को ही अल्ट्रासाउंड मशीन बेची जा सकती है, यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी है तो भी आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। धारा 4A के अंदर 5 बातें बताई गई थी, उसी के तहत आपको काम किया जा सकता है, यदि आपने नहीं किया उसके तहत तो आपको सजा मिलेगी। धारा 5 क्या कहती थी, भाई गर्भवती महिला उसकी रिटर्न परमिशन आपको जरूरी है, यदि आपने नहीं ली तो भी आपको सजा मिलेगी। धारा 6 क्या कहती है, लिंग का अवधारण आप नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि इसका बच्चे का जो भ्रूण जो आप पेट के अंदर पल रहा है उसका सेक्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, आपने बता दिया तो भी आपको सजा मिलेगी। तो जो ये सारे अपराध हैं उन अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, और वो कहां लिखी गई है भाई, धारा नंबर 23 के अंदर लिखी गई है। धारा नंबर 23 के अंदर, धारा 23 के अंदर क्या लिखा गया है भाई, दंड कह दूं, शास्ति कह दूं, सजा कह दूं
या पनिशमेंट कह दूं, एक ही बात है। कहाँ लिखी गई है? धारा नंबर 23 के अंदर। और धारा 23 में जो सजा दी गई है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है किसके लिए? अनुवांशिक सलाह केंद्र के लिए। भी ऐसा जो अपराध है, लिख लो आप, ये लिखना चाहो तो, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर, इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर आपको सजा मिलेगी। ठीक है ना? तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि यदि उपबंधों का उल्लंघन किया है अनुवांशिक सलाह केंद्र ने, या किसने किया है भाई? अनुवांशिक प्रयोगशाला ने, या किया है अनुवांशिक क्लिनिक ने, या किया है किसी अन्य व्यक्ति ने। अन्य व्यक्ति के अंदर आम इंसान आता है, ठीक है ना? या किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा काम किया है तो उसको क्या सजा मिलेगी? और सजा मिलेगी प्रथम दोष सिद्धि पर अलग सजा मिलेगी, और यदि दोष सिद्धि होती है आपकी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि तो आपको अलग सजा मिलने वाली है। प्रथम दोष सिद्धि पे जो सजा मिलने वाली है वो है 3 साल तक की सजा तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना। कितनी भाई? 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माना कहां तक भाई? 10,000 रुपये तक जुर्माना। लेकिन यदि दोष सिद्धि आपकी होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है, चौथी होती है तो आपको मिलेगी भाई 5 साल तक की सजा तथा जुर्माना कितना भाई? 50,000 रुपये तक का जुर्माना। ये तो दिया गया है भाई यदि कोई भी अनुवांशिक सलाह केंद्र या कोई भी अनुवांशिक क्लिनिक या कोई भी अनुवांशिक प्रयोगशाला या कोई आम इंसान यदि इसका क्या करता है? एबोलिशन करता है। दूसरा लिखा गया है कोई भी यदि रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसको मैं आम भाषा में हम क्या बोलते हैं भाई? डॉक्टर। यदि कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कौन भाई? डॉक्टर इसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या सजा मिलेगी? डॉक्टर यदि उल्लंघन करता है तब उसको मिलेगी प्रथम दोष सिद्धि पर अलग सजा मिलने वाली है तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर उसको क्या मिलने वाली है भाई? अलग सजा मिलने वाली है। पहली दोष सिद्धि पर मिलता है, डॉक्टर जो है ना उसका एक लाइसेंस होता है, जब रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, उसको लाइसेंस दिया जाता है और उसी लाइसेंस के द्वारा वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे वो आपके पास जो RMP डॉक्टर हो, चाहे MBBS डॉक्टर हो, तो उसका जो ऑफिस है ना, उसके ऑफिस में देखने की डिग्री लगी रहती है, एक सर्टिफिकेट लगा हुआ रहता है। वो सर्टिफिकेट उसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, वो लगा के रखते हैं पहले से ही सामने। फिर जब भी कोई व्यक्ति आए इसको देख ले, उसको पता चल जाएगी कि रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर है, ठीक है ना? तो जो लाइसेंस दिया जाता है, मैं आम भाषा के अंदर बात करूं तो उस लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है या उस लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। यदि उस व्यक्ति ने पहली बार दोष सिद्धि की है ना तो उसका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। क्या भाई? डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए भाई? 5 साल के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि उसका रजिस्ट्रेशन जो है निलंबित कर दिया गया तो अब वो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता। कब तक भाई? 5 साल तक वो नहीं कर सकता। लेकिन यदि दोबारा या उसके बाद यदि वो अपराध करता है, पश्चातवर्ती को तो बात ही नहीं है भाई, दोबारा ही यदि अपराध कर देता है, वो द्वितीय दोष सिद्धि होती है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा के लिए रद्द ही कर दिया जाएगा। यहाँ तो सस्पेंड किया जा रहा था, अब उसका रजिस्ट्रेशन क्या है भाई? रद्द ही कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और कब के लिए? हमेशा के लिए। भैया वो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। और तीसरा जो इसका पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था, क्या था भाई? धारा 4(2) के बारे में। धारा 4(2) के अलावा अन्य कारणों से PCPNDT तकनीक का उपयोग में सहायता मांगना।
ठीक है ना। उसके लिए सजा मैं आपको बता चुका हूं कितनी है भाई। यदि आप पहली बार 2 सिद्धि आपकी होती है तो सजा कितनी है, और दूसरी बार या सब्सिक्वेंट पश्चातवर्ती 2 सिद्धि होती है तब सजा कितनी है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सजा तो इतनी ही है, 3 साल ही है, 5 साल ही है। जुर्माने के अंदर डिफरेंस आ जाता है। पहली बार के अंदर 3 साल की सजा है, लेकिन जुर्माना कितना है भाई, 50,000 का जुर्माना है। और दूसरी बार हमारे पास कितनी है भाई, 5 साल की सजा है और जुर्माना कितना है भाई, 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इस पूरे एक्ट के अंदर सजा जो है या तो धारा 22 के अंदर बताई गई है या धारा 23 के अंदर बताई गई है। और सजा के बारे में एक सेक्शन और हमारे पास आता है, वो आता है धारा 25। लिख लिया होगा आपने। धारा 23 को मैं रेफर कर रहा हूं, समझाने वाला कुछ नहीं है भाई, ये तो याद ही करना है। जितनी भी सजा जो आपको दी गई है ना, आपको याद करनी चाहिए, ताकि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है भाई सजा से, ठीक है ना। कहां से आ जाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इन एग्जाम्स के अंदर प्रोडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, जहां पर सीधा ऊपर से क्वेश्चन आता है। हम ये नहीं कह सकते भी कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है भी एक क्वेश्चन सजा का होगा, ठीक है ना। तो सजा आप लिख लिख के याद करना, यही याद करना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है भाई, सभी को याद करनी पड़ती है। उसके बाद सजा के बारे में एक सेक्शन और है, वो है हमारे पास धारा 25। धारा 25 कहता है, धारा 25 कहती है कि हमने बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनको इस अधिनियम के अंदर लिख दिया, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे अपराध हो जो अभी भी हमसे लिखने छूट गए होंगे। किसके बारे में, पीसीपीएनडीटी तकनीक के बारे में। यदि ऐसा कोई अपराध जो पीसीपीएनडीटी तकनीक के बारे में हो सकता है और हमने उसके बारे में स्पेशली कहीं भी सजा का प्रावधान यदि नहीं किया है, तो उसके अंदर भी हम सजा दे सकते हैं। वो कहां लिखा गया है, धारा नंबर 25 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इस अधिनियम के उपबंधों के लिए, उन उपबंधों के लिए लिख लो, इस अधिनियम के उन उपबंधों के लिए सजा, उन उपबंधों के लिए सजा जहां पर विनिर्दिष्ट रूप से, स्पेसिफिक विनिर्दिष्ट रूप से सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। वहां पर क्या सजा मिलेगी। कहने का मतलब कि लगभग हर अपराध को हमने कवर कर दिया और लगभग हर अपराध के लिए हमने सजा बता दी है। लेकिन यदि कोई ऐसा अपराध जो इस अधिनियम में लिखा हुआ है और उसके बारे में अभी तक हमने सजा के बारे में नहीं बताया है, तो उसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी। उसके लिए सजा देगा सेक्शन नंबर 25। और सजा कितनी देगा भाई, 3 महीने की सजा। या लिखा है भाई, तथा नहीं लिखा। अब तक जितने भी हमने देखा, चाहे धारा 25-23 के अंदर देखा, चाहे धारा 22 के अंदर देखा, वहां पर तथा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, या लिखा है। या तो 3 महीने की सजा मिलेगी ऐसे अपराध के लिए, या आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। या 3 महीने की सजा या 1,000 रुपये का जुर्माना। लेकिन मान लो कि आपको सजा दे दी गई है, आपकी 2 सिद्धि हो गई है, आपको जुर्माना लगा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आप बाज नहीं आते हो, उसके बाद भी आप वो अपराध जारी रखते हो। लगातार यदि आप जारी रखते हो, यदि 2 सिद्धि के बाद भी अपराध जारी रखा जाता है, यदि, क्यों भाई छोटा सा ना 1,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये भर दोगे, क्या दिक्कत है, फिर भी आप अपराध जारी रखते हो। यदि 2 सिद्धि के बाद भी अपराध जारी रहता है, बाद भी अपराध जारी रहता है, तो प्रतिदिन का 500 रुपये जुर्माना। सजा नहीं दी जा रही है लेकिन जुर्माना दिया जा रहा है। जितने दिन आपका अपराध कंटिन्यू रहता है उतने दिन का आपको 500 रुपये प्रतिदिन का क्या मिलेगा भाई, जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अब आते हैं हम धारा नंबर 27, सीधा हम 26 छोड़ दिया, धारा नंबर 27 पे आ रहे हैं। धारा 27 कहता है, इस धारा के तहत होने वाले अपराधों की प्रकृति क्या होगी। अपराधों की प्रकृति, तो इस धारा के अंदर जो अपराध हैं गंभीर अपराध माने गए हैं। प्रकृति कैसी होगी भाई, संज्ञेय प्रकृति, जिसके अंदर पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दूसरी प्रकृति कौन सी होगी, अजमानतीय प्रकृति, जिसके अंदर जमानत आपका अधिकार नहीं है,
कोर्ट को लगेगा तो जमानत देगा, नहीं लगेगा तो नहीं देगा। और तीसरा क्या होगी प्रकृति, असमनीय। असमनीय मतलब इन मामलों के अंदर राजीनामा नहीं किया जा सकता, आपके अपराध को समान नहीं किया जा सकता। धारा नंबर 27, अपराध कौन सा है, संज्ञेय, अजमानतीय, असमनीय। देखो जहां जहां पर अपराध की प्रकृति बताई गई है जिस जिस एक्ट के अंदर, उस अपराध की प्रकृति को आप बहुत अच्छे से याद करना। एक क्वेश्चन आपको अपराध की प्रकृति से मिलने वाला है पक्का, कहीं दो राय नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा जो आपको अपराध की प्रकृति से मिलेगा। धारा नंबर 28, धारा 28 बात करती है कि जो भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के मामले हैं उनका प्रसंज्ञान लेने की पावर जो है कौन से जज के पास है, कौन से न्यायाधीश के पास है। तो अब हम आते हैं धारा 28 के बारे में। धारा 28, अपराधों का प्रसंज्ञान। ठीक है ना, तो कौन ले सकता है, हम बार बार एक ही मजिस्ट्रेट का नाम सुन रहे हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से भाई, प्रथम वर्ग, वेरी गुड, इतना आप बहुत अच्छे से जान गए हो। या ये होती है बात, मेरे कहने से पहले ही आप बोल गए महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब दूसरा है कि यदि आप कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में आपको परिवाद पेश करना पड़ेगा, कंप्लेन जिसको हम कहते हैं। तो हम बात करें कोर्ट में परिवाद कौन कौन पेश कर सकता है। परिवाद केवल परिवाद के आधार पर होगा भाई, ठीक है ना। और परिवाद कौन पेश कर सकता है, तो इसमें 3 लोगों के द्वारा परिवाद पेश किया जा सकता है। पहला परिवाद पेश किया जा सकता है समुचित प्राधिकारी के द्वारा, जो प्राधिकारी नियुक्त किया गया ना उस प्राधिकारी के द्वारा, समुचित प्राधिकारी के द्वारा। दूसरा परिवाद पेश किया जाता है, मान लो समुचित प्राधिकारी खुद पेश नहीं कर रहा है तो समुचित प्राधिकारी किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, उसके द्वारा पेश किया जा सकता है। या मान लो राज्य सरकार या केंद्र सरकार खुद अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को या किसी अधिकारी को क्या कर सकती है, भी नियुक्त कर सकती है। तो दूसरा कौन कर सकता है भाई, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या समुचित प्राधिकारी के द्वारा नियमित किया गया, निर्देशित किया गया, नियमित किया गया कोई अधिकारी। कोई अधिकारी। और नंबर 3 पे यदि हम बात करें कि तीसरा व्यक्ति कौन कर सकता है, तो वो हो सकता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, वो भी जाके कोर्ट के अंदर क्या कर सकती है भाई, परिवाद पेश कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन लगी हुई है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि परिवाद पेश करना चाहता है, कोई संस्था परिवाद पेश करना चाहता है, तो उसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा भाई, समुचित प्राधिकारी के पास जाना पड़ेगा। यदि आप कहीं भी ऐसी घटना सुनते हो जहां पर आपको पता चलता है कि वो हॉस्पिटल है, वो क्लिनिक है, वो प्रयोगशाला है जहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, यदि आपको पता चलता है तो आप उसकी सबसे पहले यदि शिकायत कहीं कर सकते हो ना, तो सबसे पहले आप शिकायत कर सकते हो समुचित प्राधिकारी के पास। आपकी शिकायत के आधार पर वो कहाँ जाता है, कोर्ट जाता है। यदि आपको लगता है कि आपने शिकायत कर दी, उसके बाद भी समुचित प्राधिकारी जो है कोर्ट नहीं जा रहा है, तो आप जा सकते हो। कितने दिन के बाद, आपकी शिकायत करने के 15 दिन के बाद। तो क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति भी जा सकता है, कोई भी संस्था भी जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है भाई, लेकिन उसे कम से कम 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले ऐसे अपराध की सूचना, ऐसे अपराध की सूचना किसे देनी पड़ेगी भाई, समुचित प्राधिकारी को देनी पड़ेगी। समुचित प्राधिकारी कहाँ डिफाइन किया गया है, जल्दी से बताओ। समुचित प्राधिकारी को देनी होगी, ठीक है ना। यदि उसने 15 दिन उसने शिकायत की है समुचित प्राधिकारी को कि वहां पर भाई ऐसा काम होता है, और 15 दिन तक वेट कर लिया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया और कहीं पर केस नहीं दर्ज किया गया, तो वो खुद भी जा सकता है जेल। वहां पर वो कोर्ट में बताएगा कि मैंने 15 दिन पहले ये एप्लीकेशन दी थी, उसने तो कोई सुनवाई नहीं की, मैं इसलिए आपके सामने परिवाद पेश कर रहा हूँ कि आप कोई ऐसा ऑर्डर दें ताकि उनके ऊपर क्या लिया जा सके भाई, एक्शन लिया जा सके। ये बात है धारा नंबर 28 की। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 29।
धारा 29 क्या कहती है? धारा 29 कहती है अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना, अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना। देखो, जब भी आप पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग करवाते हो तो मैंने कहा था केवल तभी किया जाएगा जब डॉक्टर आपको क्या देगा भाई, परमिशन देगा, डॉक्टर आपको लिख के देगा, पहली बात ही। दूसरी बात, जिस महिला का अल्ट्रासाउंड वगैरह करना है तो उससे लिखित सहमति मांगी जाती है। तीसरी बात, उसकी जो रिपोर्ट आ जाती है वो रिपोर्ट, ये सब चीजें हैं ना उस लेबोरेटरी वाले को अपने पास रखनी पड़ती है। वो आपकी रिपोर्ट की फोटोकॉपी अपने पास रखता है, आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने पास रखता है, आपने जो सहमति दी है उसको सिग्नेचर वाली जो फोटोकॉपी है वो अपने पास रखता है, डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी या डॉक्टर ने जो रेफर किया था आपको वो रिपोर्ट भी वो अपने पास रखता है, उसको उस डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना पड़ता है। तो यही कहता है धारा 29 कि यदि कोई लेबोरेटरी वाला पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग करेगा तो उसे सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना पड़ेगा। और कब तक संभाल के रखना पड़ेगा? कम से कम 2 साल तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। 2 साल के बाद यदि कोई डॉक्यूमेंट 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन कम से कम 2 साल तक आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा और उन डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना पड़ेगा। और मान लो कि किसी लेबोरेटरी वाले की शिकायत हो गई है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, अवैध काम कर रहा है या सेक्स डिटर्मिनेशन करके बता रहा है, उसकी शिकायत हो गई है और उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है तब तक उसको अपने लैब के सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना पड़ेंगे, चाहे 2 साल से ज्यादा का टाइम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भी क्या रखना है, अपने अभिलेखों को संभाल के रखना है। कौन कौन भाई? या तो हम बात करूं अनुवांशिक सलाह केंद्र की, या अनुवांशिक प्रयोगशाला की, या अनुवांशिक क्लिनिक की। अनुवांशिक सलाह केंद्र, अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक, सभी तरह के दस्तावेज, सभी तरह के दस्तावेज आप ब्रैकेट में लिख लो, चाहे डॉक्टर का रेफरल कार्ड, या महिला की सहमति पत्र, महिला का सहमति पत्र, या रिपोर्ट, ठीक है ना, इत्यादि। इनको क्या करेगा भाई? संभाल के रखेगा। कब तक संभाल के रखेगा? पहला पॉइंट, कब तक भाई? कम से कम 2 साल तक तो संभाल के रखेगा ही रखेगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? कम से कम 2 साल तक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, यदि उस संस्था पर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही हो, कोई कानूनी कार्यवाही चल रही हो तो कार्यवाही के जारी रहने तक, कार्यवाही के जारी रहने तक ऐसे सभी दस्तावेजों को क्या करेगा भाई? वो संभाल के रखेगा। ये उसकी ड्यूटी है, वो ऐसे दस्तावेजों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो 29 कहता है जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके पास दस्तावेज है, आप उनको उन सबको संभाल के रखना पड़ेगा। अब हमारे पास है धारा नंबर 30। धारा 30 कहती है तलाशी लेने की शक्ति। मान लो कहीं पर जो सूचना प्राधिकारी है उसको ये शिकायत मिलती है, जैसे मैंने कहा ना कि आप सबसे पहले शिकायत कहाँ दोगे भाई? सूचना प्राधिकारी के पास दोगे। तो यदि शिकायत मिलती है उसको तो वो क्या ले सकता है भाई? तलाशी ले सकता है। तलाशी लेने का उसको अधिकार है। वहां पर जो भी सस्पेक्टेड चीजें उसको मिलती है उसको जब्त करने का उसको अधिकार है। वहां का जो दस्तावेज है उसको जांच करने का अधिकार है। तो तलाशी कौन ले सकता है? उसकी जो शक्ति है वो कहाँ दी गई है भाई? पहली बात है तलाशी लेने की शक्ति, धारा नंबर 30 के अंदर। धारा 30 क्या कहता है भाई? तलाशी लेने की शक्ति। तो तलाशी लेने की शक्ति है वो किसके पास है भाई? कौन व्यक्ति तलाशी ले सकता है? तलाशी ले सकता है केवल और केवल समुचित प्राधिकारी। पहली बात तो कौन भाई? समुचित प्राधिकारी। लिख लेना भी कौन ले सकता है?
समुचित प्राधिकारी ले सकता है। यदि समुचित प्राधिकारी खुद नहीं लेना चाहता है तो वो इसके लिए किसी और दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, जैसे हमने उसमें भी देखा था। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, समुचित प्राधिकारी द्वारा इस हेतु नियमित कोई अधिकारी, और किसी के पास पावर नहीं है भाई, इस हेतु नियमित कोई अधिकारी। और उसके पास क्या क्या पावर है भाई, वो क्या क्या कर सकता है। वो पहली बात तो है भाई, ऐसे स्थान के अंदर प्रवेश कर सकता है। दूसरी बात, जो भी डॉक्यूमेंट उसके पास है, जो भी मशीन वहां पर है, जो भी यंत्र वहां पर है, उन सब की वो क्या ले सकता है अभी, तलाशी ले सकता है वहां पर जाके, ठीक है ना। तीसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट मशीनें वगैरह है उनकी क्या कर सकता है भाई, जांच कर सकता है। जैसे मैंने कहा नहीं, आपको रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, 2 साल तक के आपको अभिलेख रखने पड़ सकते हैं, तो उन सभी अभिलेखों की क्या कर सकता है भाई, जांच कर सकता है, आपकी मशीनों की जांच कर सकता है। और चौथा क्या कर सकता है भाई, यदि उसे कोई भी डाउटफुल सामान लगता है तो उस रिकॉर्ड को क्या कर सकता है भाई, जब्त भी कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं अधिग्रहण के अंदर ले सकता है। तो क्या कर सकता है भाई, रिकॉर्ड को जब्त किया जा सकता है, रिकॉर्ड को अधिग्रहित जिसको हम बोलते हैं कानून की भाषा में, और आम भाषा में हम क्या बोलते हैं भी, जब्त किया जा सकता है। तो ये सब पावर उस समुचित प्राधिकारी के पास है, या समुचित प्राधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को यदि अपनी पावर देता है तो उसके पास है धारा नंबर 30 के तहत। और लास्ट के अंदर हम पढ़ते हैं धारा नंबर 32। लास्ट धारा का नाम आते ही आप पहचान गए होंगे कि धारा क्या होगी भाई। जो भी हम पहली धारा पढ़ते हैं वो आपको पता है, और लास्ट धारा पढ़ते हैं वो भी आपको पता है। लास्ट धारा हमारे पास होती है नियम बनाने की शक्ति, और इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति जो हमने दी है वो कौन सी सरकार को दी है भाई, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। ये हमारे पास था हमारा एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट। जो भी हमने किया है शायद आपको समझ आ गया होगा। 2 मिनट के अंदर जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी धाराएं पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा इसका उद्देश्य, उससे भी पहले हमने पढ़ा था ये लागू कब हुआ था, 1 जनवरी 1996 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। उसके बाद हमने धारा नंबर 3 पे आए हम सीधे। धारा नंबर 3 कहती है कि निवासी सलाह केंद्र है, प्रयोगशाला है या क्लिनिक है तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। पहला नियम क्या है भाई, ये अगर क्लिनिक रजिस्टर्ड है तभी पीसीपीएनडीटी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, केवल उसी जगह पे कर सकते हैं जो जगह रजिस्टर्ड है। तीसरा, इनका जो स्टाफ होगा वो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला स्टाफ होना चाहिए, उससे कम क्वालिफिकेशन का स्टाफ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। धारा 3A क्या कहती है, 3A कहती है कि आपने गर्भधारण अभी नहीं की है उससे पहले आप सेक्स का चयन नहीं कर सकते हो। धारा 3B कहती है यदि आपने सोनोग्राफी मशीन को बेचना है, प्रासर्वे मशीन को बेचना है तो केवल उसी व्यक्ति को बेचा जा सकता है जो रजिस्ट्रीकृत है। बार-बार रजिस्ट्रेशन की बात आ रही थी, हम धारा 18 के पास चले गए थे जो कहती है कि रजिस्ट्रेशन के लिए यदि आपने एप्लीकेशन देनी है तो समुचित प्राधिकारी के पास आप एप्लीकेशन दोगे। किसमें दोगे, एक निश्चित प्रारूप के अंदर दोगे, आपको निश्चित शुल्क देना पड़ेगा। और धारा 19 कहती है कि यदि वो समुचित प्राधिकारी जांच कर लेगा, उसको यदि ठीक लगेगा तो वो आपको लाइसेंस दे देगा, जिसको हमने बोला था रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र आपको दे देगा। लेकिन उस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का आपको क्या करवाना पड़ेगा भाई, टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे थे समुचित प्राधिकारी कौन है, धारा नंबर 17 के अंदर लिखा हुआ है राज्य के लिए राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। एक संस्था होती है जिसके अंदर 3-4 व्यक्ति हो सकते हैं। उसके बाद धारा 4 के अंदर हमने देखा वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो पहली तकनीक हमारे पास थी यदि गुणसूत्र के संबंधी कोई विकार है, दूसरी जन्म जातीय यदि कोई विकार है, तीसरी हीमोग्लोबिन के अंदर कोई विकार है, चौथा आनुवांशिक यदि कोई विकृति है, पांचवा ऐसी कोई विकार जो केंद्रीय बोर्ड निर्धारित कर देगा। यदि ऐसे कि उसको दिक्कत है तो उन सभी दिक्कत की जांच करने के लिए आप पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग कर सकते हो। धारा 4(2) के अंदर क्या लिखा हुआ था कि आप पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग केवल तभी करोगे जब किसी पंजीकृत डॉक्टर ने आपको लिख के दिया है तभी करोगे। लेकिन वो डॉक्टर लिखते टाइम 5 बातों का ध्यान रखेगा। पहली बात कि जो महिला है उसकी उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, उस महिला को कम से कम 2 बार या 2 से ज्यादा बार स्वतः गर्भपात या भ्रूण की हानि हो चुकी हो। तीसरी बात क्या है भाई, गर्भवती महिला जो है वो किसी रसायन की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, किसी औषधि की वजह से या किसी संक्रमण से प्रभावित हो। चौथी बात, उस गर्भवती महिला के परिवार के अंदर या उसके पिता के परिवार के अंदर कहीं पर भी आनुवंशिक विकार
चला आ रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, जो शारीरिक विकार भी हो सकता है या मानसिक विकार भी हो सकता है। और पांचवी बात, ऐसी कोई भी बात जो केंद्रीय प्रवेशन बोर्ड हमारे पास निर्धारण करे। धारा 5 के अंदर हमने क्या देखा था, यदि आपने किसी गर्भवती महिला के ऊपर पीसीपीएनडीटी तकनीक का उपयोग करना है तो उस महिला की आपको लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। धारा 6 के अंदर क्या देखा था, लिंग का अवधारण करना क्या था भाई, प्रोहिबिटेड था, कि कोई भी अनुवांशिक प्रयोगशाला केवल सेक्स का डिटर्मिनेशन करने के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाएगी। यदि वो ऐसा करती है तो दंडनीय अपराध होगा। यदि आप अल्ट्रासाउंड करते हो धारा 4 के तहत और आपको पता चल जाता है कि बच्चे का सेक्स क्या है, तो उसको आप लिख के, बोल के, शब्दों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप उसके परिवार वालों को या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे। धारा 7 कहती है केंद्रीय प्रवेशन बोर्ड की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसके अंदर 24 मेंबर होते हैं, याद नहीं करने। पदेन अध्यक्ष होता है परिवार कल्याण मंत्री तथा पदेन उपाध्यक्ष होता है कौन भाई, परिवार कल्याण मंत्रालय का जो सचिव होता है वो होता है। धारा 9 कहता है ऐसा जो बोर्ड बनाया गया उसकी 6 महीने के अंदर एक बार मीटिंग होगी। धारा 16 क्या कहता है, जिस तरह से केंद्र के अंदर केंद्रीय प्रवेशन बोर्ड है, राज्य के अंदर क्या होगा भाई, राज्य प्रवेशन बोर्ड होगा या संघ राज्य क्षेत्र प्रवेशन बोर्ड होगा। राज्य के अंदर राज्य प्रवेशन बोर्ड की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र के अंदर जहां पर विधानमंडल है केवल वहीं पे नियुक्ति की जाएगी और संघ राज्य सरकार के द्वारा ही की जाएगी। यहाँ पे केंद्र सरकार का लेना देना नहीं है। पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन उपाध्यक्ष होगा, वही स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होगा। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का जो सचिव है वो पदेन उपाध्यक्ष होगा। धारा 22 कहती है विज्ञापन के ऊपर रोक, कोई भी पीएनडीटी एक्ट के बारे में किसी भी तरह का विज्ञापन यदि छपवाता है तो उसके ऊपर रोक लगाई गई है। 3 साल की सजा हो सकती है, 10,000 का जुर्माना हो सकता है। पूरे एक्ट के बारे में जहां जहां पे कोई भी अपराध दिया गया है उसके बारे में सजा का प्रावधान धारा 23 में दिया गया है। धारा 23 3 भागों में विभक्त है। पहली क्या कहती है कि यदि कोई भी आम आदमी उल्लंघन करता है या अनुवांशिक सलाह के अंदर उल्लंघन करता है तो उसको सजा पहली बार में 3 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, दूसरी बार में 5 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। यदि कोई रजिस्ट्री की डॉक्टर यदि ऐसा करता है तो पहली बार में उसको भी 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसका रद्द कर निलंबित किया जा सकता है और दूसरी बार यदि करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है। यदि धारा 4(2) के अपराधों के अंदर सहायता मांगी जाती है, उन 5 कारणों के अलावा किसी और कारण से यदि अल्ट्रासाउंड के लिए सहायता मांगी जाती है तो आपको पहली बार में 3 साल के लिए सजा है और 50,000 रुपए जुर्माना है तथा दूसरा क्या है भी 5 साल के लिए सजा है और आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। 25 क्या कहता है भाई, वो अपराध जो हमने विनिर्दिष्ट रूप से जिनके लिए दंड नहीं बताया है, जिनके स्पेशल हमने दंड का प्रावधान नहीं किया है, यदि कोई ऐसा अपराध करता है तो उसके लिए 3 महीने का सजा है या उसके लिए 1,000 रुपए का जुर्माना है। और यदि आपको दोषी कर दी गई है उसके बाद भी आप लगातार उस काम को करते रहते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 27 क्या कहती है, इसके तहत होने वाले अपराध हमारे पास संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे तथा समनीय इसके तहत अपराध होंगे। धारा 28 में कहती है कि अपराध का संज्ञान कौन लेगा, अपराध का संज्ञान लेगा जेएम फर्स्ट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमएम फर्स्ट हमारे पास इसका संज्ञान लेगा। प्रिवाद कौन कर सकता है, प्रिवाद कर सकता है समुचित प्राधिकारी कर सकता है या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या समुचित प्राधिकारी के द्वारा नियमित कोई दूसरा अधिकारी कर सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा संगठन भी कर सकता है जिसने कम से कम 15 दिन पहले समुचित प्राधिकारी को क्या की थी भाई, शिकायत की थी। उसके बाद सेक्शन 29 क्या कहता है कि जितने भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। कब तक रखना पड़ेगा भाई, कम से कम आपको 2 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा या आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई चल रही है तो जब तक वो कानूनी कार्रवाई कंटिन्यू रहती है आपको तब तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। लास्ट के अंदर हमने देखा धारा नंबर 30 जो कहती है तलाशी किसके द्वारा ली जा सकती है, समुचित अधिकारी के द्वारा ली जा सकती है या उसने कोई यदि अधिकारी नियुक्त किया हुआ है तो उस अधिकारी के द्वारा ली जा सकती है। क्या क्या किया जा सकता है भाई, उस जगह पे प्रवेश किया जा सकता है, वहां की तलाशी ली जा सकती है, वहां की जांच की जा सकती है और वहां के रिकॉर्ड जब्त किए जा सकते हैं। और लास्ट के अंदर हमने देखा नियम बनाने की शक्ति किसके पास है भाई, केंद्र सरकार के पास है। उम्मीद करता हूं आपको ये एक अच्छी सी समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा जो महिला तथा बाल अपराध के बारे में वीडियो को ढूंढ रहे हैं। हम कल मिलते हैं एक नए एक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।